हेलो, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए साइंस सब्जेक्ट की। बोर्ड एग्जाम है अपना अभी 29 मार्च को। उसके लिए अपने कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है वो ले रहे हैं। देखो, तो लेसन संख्या तीसरा चल रहा है अपना। पहले दो लेसन के वीडियो अपने बना दिए गए हैं। तीसरा लेसन है अपना धातु एवं अधातु। इसमें से इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये कह दूं कि ये वाला डायग्राम है अपने इस लेसन के लास्ट में आएगा, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होगा। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा, जो अभी सीबीएसई का पेपर हुआ था उसी में भी इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई हुई है। उसके बाद में हमारे पास क्या चलता है? धातु व अधातु। तो धातु व अधातु के दो दो गुण लिखिए, या हमें पूछा जा सकता है कि धातु व अधातु में अंतर लिखिए। तो अपने को धातु व अधातु में अंतर लिखने की बात कर देनी। सॉरी, धातु व अधातु में अंतर लिखने की बात में क्या रहेगा हमारे पास कि धातु सामान्यतः कठोर होती है, धातु क्या होती है? चमकीली होती है, धातु तन्य होती है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे इस तरह के पॉइंट्स हमारे पास क्या है? पहले पॉइंट के लिए रहने वाले हैं। पहले पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या है? देखो, ये देखो, ये ऐसी धातु कौन सी है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? का मीन्स मुलायम धातु है, उसका नाम आता है तो सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। जैसे धातु सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है। आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। का मीन्स धातु को पीट कर पतली पतली चद्दर के रूप में ढाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता के नाम से जानते हैं। पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है धातु को, उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सबसे तन्य धातु है वो रहती है कौन सी हमारे पास? गोल्ड यानी सोना रहता है। अच्छा, उसके बाद में आता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, जबकि 1 ग्राम चांदी से 2 मीटर लंबी तारें बनाई जा सकती है। चलते हैं अपने आगे। देखो, ये देखो धातु का क्या दे रखा है हमें? धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। यहाँ हमें ये मिलेगा मरकरी ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। इस पॉइंट के लिए अपने अंडरलाइन कर देते हैं। देखो, मरकरी क्या है यहाँ? मरकरी क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। कॉपर और सिल्वर क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छे चालक की बात करेंगे तो अपने बात करेंगे कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो क्या रहेगा? चांदी रहेगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो रहेगा चांदी। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास बात आगे आ रही है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। देखो, पॉइंट हमारे पास ये एक पीवीसी आ रहा है। पीवीसी का नाम है पूरा पॉली विनाइल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। पॉली वाइनिल क्लोराइड है वो क्या है? यहाँ पूरा नाम है। रबड़ जैसी जो परत चढ़ी होती है विद्युत तारों के ऊपर, जो उसको बोलते हैं पॉली वाइनिल क्लोराइड के नाम से, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है हमारे पास यहाँ एक सोनोरस नाम आ रहा है। सोनोरस का मतलब है यहाँ ध्वनि गुण पाया जाता है, यानी जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं सोनोरस यानी ध्वनि गुण कहते हैं। इसी गुण के कारण विद्यालय और मंदिर की घंटी है वो धातु की बनाई होती है, क्योंकि धातु जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद में आ गया हमारे पास क्या? अधातु की बात आ रही है। अधातु सामान्यतः क्या है? ठोस में है और गैस में है। एक अधातु ऐसी है ब्रोमीन, जो क्या है? दो बातें लिखूं मैं यहाँ, देखो क्या है। अपने से बात ये करें कि धातु ऐसी Hg है, वो धातु है जिसका नाम है यहाँ मरकरी। देखो, ये मरकरी है वो क्या है? ऐसी धातु है जो क्या रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। जबकि Br फॉर ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन है वो क्या है? ऐसा अधातु है जो क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में है, जबकि ब्रोमीन अधातु है ऐसा जो क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। अधातु है जो क्या रह रहा है? द्रव अवस्था में रह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब हमारे पास नेक्स्ट आगे की ओर में क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से रहेगा? देखिए, ये हमारे पास क्या है? कुछ एक अपवाद के उदाहरण हैं। अपवाद में हमारे पास क्या बातें आई है? मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या होती है? कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में या गैसीय अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। सॉरी, धातु की बात हो रही है तो धातु कमरे के ताप पर क्या रहती है? ठोस अवस्था में रहती है। अधातु ठोस व गैस दोनों अवस्थाओं की बात आती है, एक ब्रोमीन को छोड़कर अधातु में, और धातु में मरकरी को छोड़कर, ठीक है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जिनका गलनांक बहुत कम होता है। यदि हम इसको हथेली पर रहते हैं तो ये पिघल जाती है, यानी इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है, ठीक है।
आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला है, यानी ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकती है, तो उसके लिए हमारे पास आयोडीन नाम रहने वाला है। ठीक है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, लेकिन यहाँ बोल रहा है ये हीरा व ग्रेफाइट। हीरा व ग्रेफाइट के बारे में ये बात कर रहा है कि हीरा है वो अति कठोर है। क्यों? क्योंकि यह अधातु होते हुए भी अति कठोर है। दूसरा है ग्रेफाइट, तो अधातु है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यानी हमें कार्बन है वो अधातु, तो कार्बन अधातु के 2 रूपों की बात कर रहा है, हीरा व ग्रेफाइट। तो हीरा है वो तो क्या है? अति कठोर है। जबकि ग्रेफाइट है वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। नीचे की लाइन में हमें ये मिल रहा है कि क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व व गलनांक भी क्या होता है? कम होता है। घनत्व कम होने का मीन्स है कि ये पानी की सतह पर तैरती है। सोडियम है जैसे पोटेशियम क्या धातु है? पानी की सतह पर तैरती है। आग भी पकड़ लेती है जल में डालने पर, लेकिन ये जल पर तैरते हुए क्या करती है? अभिक्रिया करती है। अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट और पॉइंट के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्या देना है? ध्यान देना है। यहाँ हमारे पास अधातु में ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधात्विक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। लेसन संख्या 2 के अंदर हमारे पास ये बात आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे रासायनिक गुण क्या होता है? धातु वायु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करती है? धातु वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो देखिए ये रहा, धातु वायु के साथ अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है का मीन ये हुआ, तो धातु का ऑक्साइड बनता है। धातु का ऑक्साइड बनता है। CuO जैसे कॉपर है, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। लिखा है इसने कॉपर सेकंड ऑक्साइड, यानी कार्बन की संयोजकता यहाँ कितनी है? 2 का मीन कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है। अब क्या कर रहा है देखो, एल्यूमिनियम है Al2O3, जिसे क्या नाम कह रहे हैं? बॉक्साइट के नाम से भी क्या करते हैं अपने जानते हैं। ये नाम क्या है यहाँ? बॉक्साइट नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है Al2O3 को। बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी यहाँ कि धात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है। अब लेसन संख्या 2 में अपने पढ़ा था धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ अपने ये पढ़ेंगे कि धात्विक ऑक्साइड है वो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। ये देखो इस इंपॉर्टेंट में नाम दिख रहा है आप लोगों को एक हाईलाइट, कौन सा नाम है? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये देखो ये रे, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसका उदाहरण है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक तो आ गया Al2O3 और एक आ गया जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। ये देखो ये रहा। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दीजिए। सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा में भी अभी 2023 के पेपर में आया था उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये देखो हमें रिएक्शन दे रखा है यहाँ। और ये सेकंड वाली रिएक्शन है वो सीबीएसई के पेपर में आई थी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट बनने की बात है वो करनी थी प्लस जल। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो जल में घुल जाते हैं वो क्या करते हैं? अक्षारीय विलयन बनता है उसका, यानी धातु ऑक्साइड क्या है? जल में घुलकर क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। चलते हैं आगे। अगले पॉइंट में जो अभिक्रिया आएगी वो भी हमारे लिए क्या आ रही है? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की बात। देखो ये दोनों अभिक्रिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे? धातु ऑक्साइड जब जल में घुलता है, ये दोनों अभिक्रियाएं देखिए आप लोग। सोडियम ऑक्साइड जल में घुलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या है? ये क्षार है। यहाँ क्या है? ये अक्षार की बात हो रही है, NaOH व KOH। चलते हैं आगे। इस पॉइंट में हमें ये मिल रहा है कि सोडियम है वो जल में डालने पर बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है ना? क्या मिल रहा है हमें? सोडियम और पोटेशियम धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि इनको खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे केरोसिन तेल का मतलब मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए आगे, इससे आगे हमारे पास पॉइंट आ रहा है एनोडीकरण किसे कहते हैं?
तो एनोडीकरण का मीन होता है कि एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। हमें ये इस क्रियाविधि समझा रखी है यहाँ। क्रियाविधि में हमें ये कह रखा है कि एक बर्तन लेना है, इस प्रकार से प्लास्टिक का मग ले लीजिए, उसमें हमें क्या करना है? एल्यूमीनियम की रोड लेके और विद्युत अपघटन क्या करना है? इसका करवाने की बात है। इसमें हमें यहाँ सॉल्यूशन जल पहले ले लिया, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लेने की बात करता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन का मीन्स है कि हमें जल लेके उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है कुछ बूंदें और प्लस से माइनस की ओर क्या कर देना है, ये देखो। अब विद्युत धारा का चालन प्लस से माइनस की ओर ऐसे होगा, तो ये हमारा शुद्ध एल्यूमीनियम है, इसके ऊपर मोटी ऑक्साइड की परतें जमा हो जाएगी, जिस इस प्रक्रिया को एनोडीकरण के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को याद रखना है एनोडीकरण किसे कहते हैं। तो एल्यूमीनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ने की प्रक्रिया जो है उसे एनोडीकरण कहते हैं। ये डायग्राम 2022 के बोर्ड परीक्षा में आया था। क्या आया था? धातु की भाप पर अभिक्रिया की जो बात है। ये डायग्राम है 2000 कौन से में आया था? 22 के अंदर परीक्षा में आया था कि कोई धातु भाप के साथ अभिक्रिया कर रही है, वो हमें नामांकित चित्र बनाने की बात है, वो पूछ रखी थी। आप लोगों को पॉइंट मिल रहा है यहाँ धातु जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। धातु में आप लोग क्या लेने वाले हैं? धातु में आप लोग लेने वाले हैं सबसे पहले सोडियम पोटेशियम को देखो। पोटेशियम, सोडियम, ये धातु ऐसी है हमारे पास प्लस H2O प्लस क्या है H2O, तीर का निशान यहाँ बनता है क्या? KOH प्लस H2, यहाँ बनता है क्या? NaOH प्लस क्या बनता है H2। का मीन ये हुआ कि ये बन रहे हैं यहाँ क्षार के साथ में। अक्षार बनना तो चाहिए धात्विक ऑक्साइड। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करे तो बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए धात्विक ऑक्साइड बनना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ बन रहा है यहाँ KOH व सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस इतनी बनती है कि विलयन आग पकड़ लेता है। प्लस यहाँ लिखा जाता है उष्मीय ऊर्जा। क्या लिखा जाता है? उष्मीय ऊर्जा लिखा जाता है। का मीन इसका ये हुआ कि यहाँ इतनी मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है, इतनी ऊष्मा बनती है कि विलयन आग पकड़ लेता है। किसमें? सोडियम और पोटेशियम में। कौन सी गैस काम करती है यहाँ इसको आग पकड़वाने का? वो गैस काम करती है हाइड्रोजन गैस। ज्यादा बनने के कारण क्या है? विलयन प्रज्वलित हो जाता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, आगे लेते हैं अपने कैल्शियम को। कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस क्या है यहाँ H2 प्लस यहाँ क्या निकलती है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निकलती है, जिसको ऊष्मा ऊर्जा कह रहे हैं। अब कैल्शियम को जब जल में डालते हैं तो विलयन आग नहीं पकड़ता लेकिन गर्म हो जाता है। इसका कारण भी यहाँ हाइड्रोजन गैस की बात है कि ये हाइड्रोजन गैस इतनी बनती है कि विलयन आग नहीं पकड़ता लेकिन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये करता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया। बनेगा यहाँ क्या? MgOH की ट्वाइस प्लस क्या है? हाइड्रोजन। अब इसमें ये लिखा जाएगा कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जल को गर्म करने की बात है। ठंडा जल पहले, फिर गर्म जल की बात आ गई। अब आ रही है आयरन व एल्यूमिनियम की किसके साथ? भाप के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट लेते हैं एल्यूमिनियम। अब देखो हमें ये लिख देना है एल्यूमिनियम प्लस ये लिख दिया H2O, तो इसको गैस रूप में दिखा देना है। Fe दिखा देंगे तो भी यहाँ H2O दिखा के क्या दिखा देंगे? गैस रूप में दिखा देंगे। क्या बन जाएगा यहाँ? Al2। यहाँ बन जाएगा हमारे पास Al2O3 प्लस क्या है हमारे पास H2, और यहाँ बन जाएगा Fe3O4 प्लस क्या है? प्लस है यहाँ H2। ये देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास? Al2O3 Fe3O4। कब? जब आयरन व एल्यूमिनियम भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब भाप के साथ अभिक्रिया पूछी जाती है तो हमें इसकी अवस्था देनी होगी। वो क्या देनी होगी? G फॉर गैस की अवस्था देनी होगी। इसके बाद में आ जाता है, वो बता देता है जैसे कॉपर है, जैसे लेड है, Ag चांदी आ गया है, सोना आ गया है, Pt है। ये ऐसी धातु है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसी धातुएं कौन सी है जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है? उसके लिए हमें इनके नाम लेने होते हैं।
कौन है? तांबा, लेड, चांदी, सोना एंड प्लेटिनम ऐसी धातु है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। अब चलते हैं अपने आगे की ओर। देखो आगे पॉइंट आ रहा है, इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये बात हमारी कंप्लीट यहाँ तक चली गई है। धातु की धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। पहले लेसन में जो अपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ के आए हैं वो अभिक्रिया यहाँ है। जब कोई हमारे पास एक धातु है और एक धातु का मीन्स हमारे पास है ये देखो Zn, और ये धातु किसके साथ? CuSO4 यानी धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो हमारे पास क्या बनेगा? धातु तनु अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन का मीन्स ये है कि हमारे पास यहाँ बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या करेगी? एक धातु दूसरी धातु के लवण विलयन से धातु को विस्थापित कर देगी, यदि वो उससे क्या है ज्यादा अभिक्रियाशील है तो करेगी। ठीक है ना? तो हमें इसके अंदर क्या पूछ सकता है? वो धातुओं की क्रियाशीलता पूछेगा। हमारे पास पॉइंट आ रहा है आगे। क्या पॉइंट आ रहा है? इस पॉइंट में हमें यही मिलने वाला है कि धातु है वो सक्रियता श्रेणी नाम। देखना यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, ये देखिए यहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्या है? धातु है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। इसका क्या कारण है? देखो नाइट्रिक अम्ल एक क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो हाइड्रोजन, यहीं से इसका आंसर है अगली लाइन से। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ तक। क्यों तक क्वेश्चन बन गया? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। यह उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कौन से ऑक्साइड है? स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO व NO2 में बदल जाता है। लेकिन हमारे पास देखो दो धातु ऐसे दे रखी है, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम। ऐसी धातु है जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी क्या करती है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्सर्जित करती है। अब देखो अपने यहाँ एक अगले डायरी आ रही है, उस बॉक्स में हमें पढ़ने को ये मिल रहा है। क्या पढ़ने को मिलेगा? एक नाम आएगा रोयल जल, जिसका नाम है एक्वारेजिया। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, ये भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया को बोलते हैं रोयल जल यानी अमल राज कहते हैं। अमल राज एक अकेले अमल में ऐसी पावर नहीं है कि वो सोने, चांदी व प्लेटिनम जैसी महंगी धातु को गला सके। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए ये किया जाता है कि एक्वारेजिया यानी रोयल जल है वो बनाया जाता है। यह एक ताजा मिश्रण होता है। किसको मिलाते हैं ये? ये मिलाते हैं HNO3। देखो HNO3 व HCl, ये रहने चाहिए सांद्र। सांद्र शब्द का मतलब है यहाँ एकदम से सांद्रता ज्यादा हो इनकी, मतलब प्योर हो, ये बहुत शुद्ध रूप में रहे। ये क्या है? H धनायन की सांद्रता ज्यादा इसमें है। H धनायन की सांद्रता इसमें, सांद्र HCl व सांद्र HNO3 का कौन सा अनुपात रहेगा? 1:3 रहता है। 1:3 का क्या रहता है? ताजा मिश्रण रहता है। 1:3। अब कहेंगे जी यहाँ तो 3:1 है। अरे भैया यहाँ 3:1 का मतलब है, देखो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम पहले लिखा है इसने, अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में लिखा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग होने चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होना चाहिए। पूछा जा सकता है प्रश्न कि एक्वारेजियम में नाइट्रिक अम्ल है उसका कितना भाग होता है? तो 1 भाग रहता है। सामने वाले का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना रहता है? 3 रहता है। ताजा मिश्रण होता है। क्यों बनाया जाता है? गोल्ड को गला सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रबल अम्ल है। इसके अलावा कोई एक ऐसे अम्ल में क्षमता नहीं है जो कि सोने व चांदी, प्लेटिनम जैसी देखो धातें हैं इनको गलाने की क्षमता रखता हो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा पिछला पॉइंट हमारा वो था कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये आया है धातु की धातु लवण के साथ अभिक्रिया, जो विस्थापन अभिक्रिया की बात मैंने अभी अभी कर दी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आ रहा है हमारे पास, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के ऊपर बात आ रही है। सक्रियता श्रेणी, ये देखो ये सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं व अधातुओं को क्या किया जाए, यदि क्रियाशीलता के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या होता है? यहाँ सक्रियता श्रेणी कहलाती है। क्या कह रहा है ये? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब हो गया है घटते क्रम में लिखा गया है।
सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अब हमारे पास ये देखो कितने नाम दे रखे हैं, हमें यहाँ नाम मिल रहे हैं। 1 मिनट के लिए देखो इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं, हम लोग को लास्ट का नाम दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। ये देखो, हमें नाम दिख रहे हैं यहाँ कितने 3, 6, 9, 3, 12, 1, 13। 13 धातुओं के नाम है ये यहाँ। इसमें क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है ऊपर की धातुएँ दे रखी है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर दे रखी है हमें मध्यम अभिक्रियाशील और फिर दे रखी है सबसे कम अभिक्रियाशील की बात हो रही है। मध्यम, अधिक और सबसे कम। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना, चांदी जैसे दिख रहा है हमें, मरकरी जैसे। अधिक में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम का नाम आया है। ये धातु क्या है? अभिक्रियाशील, मध्यम और कि आप लोगों को इसमें से क्या प्रश्न मिल जाएगा? हमें कोई 4 धातुओं के नाम दे देगा और उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए सर लिख के बताओ। मान लेते हैं कि अपने को यहाँ सोडियम देगा, तो हम सोडियम के आगे ऐसे सिनाइन लगाएंगे। फिर मिल गया एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम लग गया। एल्यूमिनियम से कम कौन है? जैसे मान लो लेड मिल रहा है, तो ये पीबी लेड आ गया और इससे लास्ट में मान लो गोल्ड मिल रहा है। ये देखो ये। कहें जी ये अब ये पर्सन में तो क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं लिखी हुई थी। क्वेश्चन में ऐसे लिखी हुई थी एल्यूमिनियम, सोडियम, एयू व पीबी इन धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने क्या कर दिया इसको क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। मोस्टली जो धातुएं आएगी कि जी धातुएं कहाँ कहीं कितनी भी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास धातुओं का आंकड़ा जो पढ़ते हैं अपने संख्या पढ़ते हैं वो करीबन अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास 90 है वो अपने धातु पढ़ते हैं। 22 है वो अधातु पढ़कर 112 तत्वों की बात करते हैं तो ये रहता है। यानी कोई आवर्त सारणी में अपने पढ़ते हैं जहां 90 प्लस 22 112 है की बात होती है। यहाँ हमारे पास क्या है इनमें से ही तत्वों की बात है वो रहेगी। तो अपने आज के वीडियो में आप लोग जो इतना पॉइंट आप लोगों को दिया गया है यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में क्या है अपने इसी लेसन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगले में हमें आयनिक यौगिक मिलेंगे। आयनिक यौगिक के बाद में हमें धातुओं की प्राप्ति मिलेगा, जैसे उस पॉइंट में से भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आएगा, क्वेश्चन आएगा। वे ओके।